जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। सबकी बड़ी खबर के सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश को लेकर लगातार तीसरे सर्वे ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के दावे किए हैं। बताएंगे आपको किस तरीके के सर्वे सामने आए दोस्तों। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे के बाद किस तरीके से समीकरण और भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बदल रहे हैं, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और सिंधिया के गढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। बताएंगे क्या सिंधिया का 2023 का होने जा रहा है अंतिम चुनाव। राजनीतिक तौर पर क्या उनकी बची कुची विरासत भी खत्म होने जा रही है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और छत्तीसगढ़ के अंदर तो बीजेपी के जीतने का दूर दूर तक कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। सर्वे के अंदर छत्तीसगढ़ को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं और भाजपा की ओर से 8 नेताओं को भेजे गए कारण बताओ नोटिस बताएंगे, इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। और यहाँ तक कि राजस्थान में बीजेपी को अब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बीजेपी के नेताओं से हुई बैठक को लेकर उठे हैं कई सारे सवाल। साफ बताएंगे मणिपुर के बीजेपी नेताओं ने जेपी नड्डा को लिखा लेटर, कहा लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा, कुछ करिए। बताएंगे अपनी सरकार पर उठाए सवाल और क्या कुछ इस पूरे लेटर में कहा गया है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के अंदर बीएसपी एक नए गठबंधन के साथ आ रही है, क्या उससे बदलेंगे समीकरण, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। और आजम खान के खिलाफ हुई एक और बड़ी कार्रवाई, फिर से घर पहुंची है ईडी। साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पार्टी के दोनों बड़े नेता को दे दी है चुनौती, क्या पार्टी तोड़ने के दिए गए हैं संकेत, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर डंके की चोट पर सत्ता परिवर्तन की सुनामी चल रही है और छत्तीसगढ़ के अंदर सत्ता समर्थित जबरदस्त लहर चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन नव भारत टाइम्स की ओर से किए गए एक सर्वे के अंदर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के संकेत दिए गए हैं दोस्तों। मिली जानकारी के अनुसार नव भारत टाइम्स नाउ की ओर से किए गए सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 120 के आसपास सीटें मिल रही है और बीजेपी का आंकड़ा 108 के आसपास है, यानी कांग्रेस पार्टी की यहां पर स्पष्ट तौर पर बहुमत दिखाई दे रही है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश को लेकर ईटीजी सर्वे के अंदर भी इसी तरीके के आंकड़े के दावे किए गए हैं। इंडिया टीवी की ओर से जानकारी दी गई है, यानी कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जन समर्थन मिलने जा रहा है, बहुमत तो स्पष्ट तौर पर दिखाया जा रहा है और यह आंकड़ा और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है क्योंकि बीजेपी विरोधी जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान को हटाए जाने के कारण राज्य में एक अलग तरीके की परिस्थिति बन रही है। साथ साथ न्यूज 24 ने दावा किया है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला है। बीजेपी को 115 से 122 सीटें और कांग्रेस पार्टी को मैक्सिमम 115 सीटें मिल सकती है, यानी सरकार किसी की भी बन सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर ये न्यूज 24 की ओर से दावा किया गया है। हालांकि इस सर्वे के अंदर कुछ खामियां बताई गई है। पहली ये कि बीजेपी को 0.5% का वोटिंग का एज बताया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री पद की बात करें तो कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान दोनों को बराबर 44% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए आगे नहीं किया है, तो ये पॉपुलैरिटी जो उनकी देखने को मिल रही है, जो उनको समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका वोट भी शिफ्ट होगा और हो सकता है कि नाराजगी के कारण वो किसी और पार्टी में चला जाए, तो बीजेपी को यहाँ से भी नुकसान हो सकता है। बड़ी बात उससे ये है कि इस सर्वे के अंदर लगभग 14% के आसपास मुस्लिम वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाएगा, ये दावा किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना हो, बीजेपी को मुस्लिम समाज के बीच में 10% के आसपास वोट मिल जाना बहुत बड़ा वोट माना जाता है, लेकिन इस सर्वे में 14% मुस्लिम वोट बीजेपी के खाते में जाने की बात कही गई है, जबकि ये तय है कि बीजेपी यहाँ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारेगी। साथ साथ दोस्तों सर्वे के अंदर एक और दावा किया गया है कि बीजेपी को एसटी वोट्स और एससी वोट में अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, लेकिन अभी की स्थिति में मध्य प्रदेश में बीजेपी के विरोध में एससी समाज के कई सारे लोग नजर आ रहे हैं और एसटी समाज में भी बीजेपी के विरोध में जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है दोस्तों। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई सारे दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी भी अब एग्रेसिव कैंपेन की तरफ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी शनिवार को काली पीपला में सभा को संबोधित करते दिखाई दिए। वे इंदौर के एयरपोर्ट से होकर काली पीपल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। इंदौर विधानसभा चुनावों की तैयारी पर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व शहर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू अग्निहोत्री और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव भी मौजूद रहे। सुरजीत सिंह चड्डा और सदाशिव यादव ने अमर उजाला से बात करते बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को मध्य प्रदेश में उतारने जा रही है। इस कड़ी में 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी मोहन खेड़ा में जनसभा को संबोधित करेगी। इसके बाद लगातार स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपने सांसद, केंद्रीय मंत्री और महासचिवों को मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी भी एग्रेसिव कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। इन नेताओं के क्षेत्र में पार्टी अपने स्टार कैंपेनर को उतारेगी। प्रियंका गांधी से इसकी शुरुआत होने जा रही है और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जैसे बड़े नेता भी प्रचार कर सकते हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी बोले, कहा आरएसएस ने मोदी को हिंसा की जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश में कहा जातीय जनगणना के सवाल पर बीजेपी कांपने लगती है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ओबीसी की सरकार नहीं चाहते हैं। ओबीसी समाज के लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। वे दलितों आदिवासियों के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। उनका काम तो इधर उधर ध्यान भटकाने का है, नफरत और हिंसा फैलाने का है। यह काम उन्हें आरएसएस ने सौंपा है। राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पोलायल कला में सभा को संबोधित करते दिखाई दिए। राहुल गांधी की जन आक्रोश यात्रा में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। राहुल गांधी ने कहा कि 90 देश के अंदर ऐसे बड़े ऑफिसर हैं जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो देश चलाते हैं। इनमें से मात्र 3 अफसर ऐसे हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, यानी हिंदुस्तान के पूरे बजट में मात्र 5% की भागीदारी ओबीसी समाज के अफसरों की है। ओबीसी की आबादी 50% है, लेकिन भागीदारी सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी कम है, जिसके कारण ओबीसी जनगणना कराने की कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है ताकि पता चले कि किसकी कितनी भागीदारी है। और बीजेपी के लोग ओबीसी जनगणना की मांग उठाने पर कांपने लगते हैं। अमित शाह हिंदू मुस्लिम करेंगे, कांग्रेस सरकार बनने पर जातीय जनगणना का काम हम करके दिखाएंगे। साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल को लेकर सर्वे ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य अब अधर में है। दरअसल दोस्तों, टाइम्स नाउ और नव भारत के ताजा सर्वे में दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी 118 से 128 सीटें जीतेगी। इसमें बीजेपी को 42% वोट मिल रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को लगभग 43% के आसपास वोट मिल रहा है। 1% का अंतर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी की हालत काफी खराब है। इस सर्वे के अनुसार क्षेत्रवार देखें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मालवा तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। मालवा क्षेत्र की 66 सीटों पर बीजेपी को 20 से 24 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 41 से 45 सीटें और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अगर ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर नजर डाले तो यहाँ पर भी बीजेपी की स्थिति काफी खराब है। यहाँ पर 34 सीटों में से बीजेपी को मात्र 4 से 8 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 26 से 30 सीटें मिलेगी। ये वो इलाका है जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया दावा करते हैं कि उनका बड़ा क्लेम है, बड़ा दबदबा है, वो बड़े नेता है। इस तरीके के सर्वे सामने आने के बाद ये बात तो स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा आसमानी है, ना कि धरातल से जुड़ा हुआ है। सांसद राहुल गांधी ने ऑफिशियल तौर पर कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद पर घोषित कर दिया है। राहुल गांधी रैली को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी जानते हैं कि कैसे सरकार चलाई जाती है। उन्होंने सरकार चलाकर दिखाया है और उनकी क्षमता सरकार चलाने को लेकर अच्छी है। यानी इस तरीके की टिप्पणी कर कमलनाथ को उन्होंने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रोजेक्ट कर दिया है। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राहुल गांधी के बयानों से स्पष्ट हो चुका है। साथ साथ बीजेपी के 8 बागियों को नोटिस की जानकारी आ रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 8 बागी नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा है। उनसे कहा कि आप लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में क्यों शामिल है। जम्मू कश्मीर के नेताओं से 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है और माफी मांगने के लिए कहा गया। अगर माफी नहीं मांगी जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी, ये धमकी भी दी गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार क्या राजस्थान की पॉलिटिक्स में देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि उपराष्ट्रपति देश के उपराष्ट्रपति है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको बार बार चुनावी राज्य का दौरा नहीं करना चाहिए। हालांकि गहलोत ने खुलकर नहीं बोला, लेकिन हकीकत दोस्तों ये है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या उपराष्ट्रपति राजस्थान में बीजेपी के लिए कैंपेन करने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार उनका दौरा राजस्थान का हो रहा है। और अब एक और बड़ी खबर यह आई है कि बीते रात बीजेपी के कई नेता जगदीप धनखड़ के आवास पर मौजूद थे। इस दौरान जेपी नड्डा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की उपस्थिति को लेकर दावा किया जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ राजस्थान के अंदर बीजेपी से आते हैं और अचानक से राजस्थान का ताबड़तोड़ यात्राएं भी करने लगे हैं। हालांकि सरकारी प्रोटोकॉल के कारण उनको किसी भी राजनीतिक पार्टी के गतिविधि से दूर रहना चाहिए, लेकिन इस तरीके से जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात कई सारे सवालों को जन्म देती है। दोस्तों, साथ साथ लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। मणिपुर के बीजेपी नेताओं ने जेपी नड्डा को लिखा लेटर, अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। मणिपुर में हालात इतने खराब है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री तक को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके आवास पर हमलावरों ने हमला करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से मामले को जैसे तैसे रोका गया, एक बड़ा हादसा होने से रोका गया। लेकिन अब बीजेपी के लोगों ने मणिपुर के हालात को लेकर अपने नेताओं को लेटर लिखना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राज्य इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखते हुए कहा कि लोगों में बहुत असंतोष है, प्रशासन के खिलाफ कभी भी गुस्सा भड़क सकता है। नड्डा को पत्र लिखकर प्रदेश बीजेपी के मुखिया ए शारदा समेत 8 शीर्ष पदाधिकारियों के सिग्नेचर इस लेटर पर है। यानी इन सभी लोगों ने मिलकर लेटर लिखा है। जेपी नड्डा और बीजेपी सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों, सबसे पहले मुख्यमंत्री को हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री इतने दिनों से स्थिति को शांत नहीं कर सकता तो इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री असक्षम है, इनकेपेबल है अपने पोस्ट के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी अभी उम्मीदवारों के लिस्ट फाइनल कर रही है। ऐसे में बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच में गठबंधन का ऐलान हो गया है। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रविवार को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव साथ में लड़ने का फैसला लिया है। बीएसपी 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवार उतारेगी। ये बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को टक्कर देंगे।
गौरतलब है कि बीजेपी लगातार आदिवासी वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी आदिवासी समाज के लोगों के वोटों को अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है। बीएसपी के राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम ने कहा कि प्रदेश में 22% आदिवासी वोटर हैं और 4% दलित वोट है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने उनका शोषण किया है। हमारा गठबंधन तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ेगा। इस बार चुनाव में सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2018 में भी चुनाव लड़ा था, तब इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और लगभग 1.1% वोट शेयर इनका रहा था। कुछ सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खेला बदल सकती है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि महाकौशल क्षेत्र के अंदर इस पार्टी का दबदबा माना जाता है, जो कई विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। पिछली बार छत्तीसगढ़ के अंदर इनका आंकड़ा और अच्छा रहा था। 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 3.1% का वोट शेयर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का था। यानी मध्य प्रदेश से ज्यादा ये पार्टी छत्तीसगढ़ में अच्छा कर पाती है और गोंड समाज के आदिवासी समाज की पार्टी ये मानी जाती है दोस्तों। और महाकौशल क्षेत्र के अंदर हो सकता है कि इस पार्टी की मौजूदगी के कारण कई सारे नेशनल पार्टियों को नुकसान हो जाए। बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ है, तो इस पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखते हुए 6 विभागों ने 106 करोड़ रुपए लगा दिए। सपा के नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में मिले दस्तावेज में यह खुलासा किया गया है। बताया जाता है कि जल निगम की कार्यदायी संस्थान CNDS और PWD पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग और संस्कृति विभाग ने मनमाने तरीके से करोड़ों रुपए निर्माण में खर्च कर दिए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सरकारी महकमों को सवाल जवाब के लिए तलब किया गया है। जानकारी मांगी गई है किस नियम के तहत ये पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि ये तो निजी विश्वविद्यालय था। देखते हैं दोस्तों क्या ये जो कार्रवाई की जा रही है 2024 के चुनाव के मद्देनजर की जा रही है या फिर एक जेन्युइन कार्रवाई की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जनता दल सेकुलर अपने नेताओं को ही नहीं मना पा रही है। आलम यह है कि कर्नाटका के JDS के प्रदेश अध्यक्ष CM इब्राहिम ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से पहले परामर्श नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया और फैसला ले लिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन को हम लोग खारिज करते हैं। मैं एक चुना गया अध्यक्ष हूं और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की मुझसे कोई सलाह नहीं ली गई थी। मैंने अपने विकल्प खुले रखे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो एक चुने हुए अध्यक्ष हैं, इसीलिए पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो दिल्ली में जाकर नेताओं से मिले, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गठबंधन है। दिल्ली में गठबंधन की बैठक के बाद JDS के नेता KA तिप्पेस्वामी ने घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए फोन किया था। इब्राहिम ने कहा कि राज्य अध्यक्ष के तौर पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। यानी दोस्तों हो सकता है कि पार्टी के अंदर HD कुमारस्वामी और देवेगौड़ा को चुनौती देने लगे। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी PSC घोटाले की बात करने लगे और कहने लगे कि PSC घोटाले के गुनाहगारों को नहीं बख्शेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री अपने चेहरे को लेकर भी टिप्पणी करते दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी यानी सपनों को पूरा करने की गारंटी हमारा एक ही नेता कमल है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग रमन सिंह को दरकिनार कर चुके हैं, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। रमन सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, छत्तीसगढ़ में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कमल को अपना चेहरा बता रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि शायद इनके पास नेतृत्व ही नहीं है। वहीं पर दोस्तों अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी और अब अकबरुद्दीन ओवैसी ने सोनिया गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की है दोस्तों। यानी बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की गई है। राजनीति में भी थोड़े बहुत सिद्धांत होते हैं जिसका पालन करना होता है, लेकिन इस तरीके से महिला विरोधी टिप्पणी करना, सोनिया गांधी जी को लेकर की गई टिप्पणी भक्षणा के योग है। यानी जितना ज्यादा इसकी आलोचना की जाए उतना कम है। कुल मिलाकर दोस्तों तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत के संकेत मिलने के बाद BRS पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी दोनों बौखलाई हुई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट को तगड़ा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने सभी का पार्टी में स्वागत किया है। लवली ने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में दिल्ली को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चौमुखी विकास रुक चुका है। साथ साथ पंजाब में रेल रोको आंदोलन खत्म, सिक्योरिटी चेक के बाद ट्रैक पर लौटेगी ट्रेन। अमृतसर में टोल कर्मचारी किसानों के बीच में झड़प की खबर सामने आ रही है। पंजाब में मुआवजा MSP और कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन शाम 4 बजे खत्म हो गया। किसान अब धीरे धीरे ट्रैक पर धरना खत्म कर रहे हैं। जल्द ही सिक्योरिटी चेक के बाद ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। हरियाणा में भी किसान प्रदर्शन करते दिखाई दिए। यहाँ पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया है। दोस्तों 19 किसान संगठनों ने 21 जगहों पर प्रदर्शन किया है। साथ शिक्षा विभाग में 1,74,000 नौकरियों के लिए परीक्षा ली जा चुकी है। सिपाही भर्ती के लिए 21,000 पदों पर परीक्षा हो रही है। बिहार सरकार ने सिपाही भर्ती के लिए 24,000 नए पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग में 75,000 पदों पर नौकरी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद किस तरीके से बिहार में नौकरियां दी जा रही है उसका एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। तेजस्वी यादव के नेतृत्व के कारण बिहार की जनता खासकर युवाओं को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है।
है, सरकारी नौकरियों के बम्पर मौके सामने आ रहे हैं। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ देश की राजनीति समझ गए क्या? राहुल गांधी पॉलिटिकल पंडितों की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी ओबीसी जातीय जनगणना को जो बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी देश की राजनीति की नब्ज पकड़ने लगे हैं और उन्हें समझ में आने लगा है कि किस मुद्दों के आधार पर बीजेपी को घेरा जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब ओबीसी जातीय जनगणना की मांग को लेकर जगह जगह भाषण में जिक्र कर रहे हैं और बीजेपी के लोग ये बता नहीं पा रहे कि जातीय जनगणना कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। बीजेपी पूरे देश भर के अंदर केवल कंफ्यूज दिखाई दे रही है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के अंदर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जो दावा किया है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लिखा कि एक प्रधानमंत्री के लिए इससे अधिक बेबसी क्या होगी कि महज अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु प्रधानमंत्री को अपनी सरकार के रिपोर्ट्स को नकारना पड़ रहा है। मोदी जी, आज तो जनता को बता दीजिए आप आम कैसे खाते हैं, जो झूठ बोलने में आपकी जुबान जरा भी नहीं लड़खड़ाती, माथे पर जरा भी शिकन नहीं आती, चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। साथ साथ दोस्तों, भारत पाकिस्तान व्यापार सड़क रास्ते खुलवाने के पक्ष में उतरे पंजाब के किसान नेताओं ने इन रैलियों के बाद अब जोर देना शुरू कर दिया है कि किसान व्यापारियों को अन्य वर्गों के लोगों को वीजा शर्त खत्म करके पासपोर्ट पर अपनी उपज बेचने और सीधा व्यापार करने की इजाजत मिलनी चाहिए, यानी पाकिस्तान में भी डील करने की इजाजत मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर का इलाका किसान प्रधान इलाका है, जहां पर कृषि उपज काफी ज्यादा होती है और पूरे देश के अंदर फसल बेचे जाते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल बॉर्डर खुल जाएगा तो व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर के तनाव को लेकर अभी भी व्यापार की स्थिति ऐसी है कि दोनों देशों के बीच में लगभग जीरो व्यापार चल रहा है और बॉर्डर के रास्ते तो सारे व्यापार बंद ही है, जिसका खामियाजा बॉर्डर के इलाके में रहने वाले किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। और आंदोलन के दौरान किसान बॉर्डर खोलने की भी मांगे कर रहे हैं, व्यापार करने की मांग कर रहे हैं। साथ साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री आवास पर हमला हो रहा है। मोदी जी, आप बेल आइकन दबाने की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने की बातें कर रहे थे। श्रीनिवास बीवी ने इसी पर ट्वीट करते हुए मणिपुर के मुद्दे से जोड़कर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना 6 दिनों में प्रधानमंत्री 8 रैलियां करते दिखाई दिए। क्या विधानसभा चुनाव की जल्द घोषणा होने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी अचानक से रैलियां तेज कर देते हैं तभी प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि जल्द चुनाव की घोषणा हो जाएगी। साथ साथ राजस्थान में जनता ने मन बना लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम गहलोत का बयान आया है। गहलोत बोले, कहा पिछले 5 वर्षों के अंदर हमने सुशासन दिया है। लोग क्या चाहते हैं? वे सुशासन चाहते हैं। हमने वहां तक सुशासन पहुंचाया है। हर क्षेत्र में सुशासन हुआ है। हमने हर वर्ग के लिए निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना हो या फिर किसानों के लिए अलग से बजट बनाने का मामला हो, भावी पीढ़ियों के लिए मिशन 2030 पर काम करने का हो, हमने सब कुछ किए हैं। 18 जिलों का दौरा तो खुद सीएम गहलोत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों, जनता को एक बड़ी राहत दी गई है, जिसका असर भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और इस बार राजस्थान रिवाज बदलने को तैयार हो सकता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बिग बॉस 16 की अर्चना गौतम को पार्टी से किया निष्कासित। एक दिन पहले ही लगाया था बदसलूकी का आरोप। वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी में भगदड़ की आहट। क्या दानिश अली से मायावती नाराज है और क्या मायावती की पार्टी बीएसपी छोड़कर दानिश अली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे? माना जा रहा है कि 9 सांसदों में से 8 बीएसपी के सांसद है जो पार्टी छोड़ सकते हैं, केवल चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। साथ साथ आरबीआई ने बढ़ाई 2000 के नोटों की डेडलाइन, यानी 30 सितंबर से बढ़ा दी गई है तारीख। 7 अक्टूबर तक अब आप 2000 के नोटों को बैंकों में जमा करवा सकते हैं। इसकी पहले डेडलाइन 30 सितंबर रखी गई थी। साथ साथ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद बोले, कहा रूस यूक्रेन युद्ध को मात्र एक फोन कॉल से रुकवाने वाले बयानवीर प्रधानमंत्री जी मणिपुर में हिंसा नहीं रुक पा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, ओपी राजभर बोले, कहा सपा में शिवपाल यादव को संदेह की नजर से देखा जाता है। राहुल गांधी को लेकर भी एक अजीबोगरीब बयान देते हुए ओपी राजभर दिखाई दिए। वहीं बीएसपी की अध्यक्षा मायावती आज करेंगी बैठक। यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया गया है। बीएसपी जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। बीएसपी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के अंदर कुछ सीटें जीतने पर फोकस करने वाली है। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले संजय गांधी अस्पताल को बंद करने की बड़ी कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी ने जहां अस्पताल के लाइसेंस को बहाल करने की मांग की तो इसे लेकर अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। बीजेपी भी अस्पताल पर कार्रवाई के लिए मैदान में उतरी है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेताओं ने पीड़ित परिवारों के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की है। हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। भाजपाई अस्पताल बंद कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेसी कार्यकर्ता एक बार फिर से अस्पताल के लाइसेंस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, सीएम सुक्खू ने आपदा पीड़ितों के लिए जारी किया 3500 करोड़ का राहत पैकेज। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर सरकार लगातार तत्परता दिखा रही है। अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार को भी राष्ट्रीय आपदा समझकर हिमाचल प्रदेश की मदद करनी चाहिए, जिसकी मांग लगातार की जा रही है। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा हमारी सरकार
सरकार हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देगी ताकि किसी को रोजी रोटी के लिए पलायन न करना पड़े। उनकी इस टिप्पणी पर राहुल गांधी 2.0 की ओर से लिखा गया कि इतनी क्या जल्दी थी मामा श्री, 15-20 साल और सोच लो, फिर कोई ठोस फैसला लेना, तब तक 250 रुपए का वोट खरीदते रहो। दरअसल दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि 15-15 साल तक सरकार, 20-20 साल तक सरकार बीजेपी की रही है, लेकिन अभी भी शिवराज सिंह चौहान रोजगार देने की केवल बातें कर रहे हैं। इसके सिवा उन्होंने कुछ रोड मैप नहीं बताया है, यानी फिर से लोगों को कहा जा सकता है कि गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बोले, कहा चौथी पास राजा को चैलेंज देता हूं, अगर मुझ पर सीबीआई जांच झूठी निकली तो क्या वो इस्तीफा देंगे। वहीं रवीश कुमार की टिप्पणी, कहा प्रधानमंत्री मोदी को ईडी से जांच करानी चाहिए कि गोदी सेठों ने उनके चैनलों को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।